आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और किसी भी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मगर अकाउंटिंग इक्वेशन जानने से पहले हमें बैलेंस शीट को समझना होगा, जिससे कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन और आसानी से समझ में आ सके। बैलेंस शीट में दो साइडें होती हैं, एक तो दाएं साइड और दूसरा बाएं साइड। बाएं वाले साइड में हम कैपिटल और लायबिलिटी को दिखाया जाता है, जबकि दाएं साइड में व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन सबको दिखाया जाता है। और बैलेंस शीट में एक निश्चित डेट पे साल के अंत में बनाया जाता है जितने भी व्यवसायी हैं सभी व्यवसायियों द्वारा। बैलेंस शीट का जो टोटल होता है दोनों साइडों का, दाएं साइड और बाएं साइड, दोनों साइडों का टोटल हमेशा बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजिनरी फिगर्स लिए हुए हैं बैलेंस शीट में। जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल 60,000 रुपये लिए हैं और क्रेडिटर और लोन जो है 40,000 के हैं। उसी प्रकार बिजनेस के जितने भी संपत्तियां हैं, कैश एंड बैंक, डेटा, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग, इन सब का टोटल मैंने 1,00,000 रुपये लिया है। यहाँ पे इन दोनों साइडों का टोटल पूरा 1,00,000 रुपये है और ये दोनों साइडों का टोटल हमेशा ही बराबर होता है। बैलेंस शीट हम इसलिए भी, जिससे कि साल के अंत में हम जितने भी असेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, कैपिटल है, इन सब का कितना बैलेंस बचा हुआ है किसी निश्चित डेट पे, ये सब जानने के लिए भी हम बैलेंस शीट बना दें। बैलेंस शीट से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने व्यवसाय के अंदर एक साल के में जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसका एंट्री किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए हैं। ये तभी जब बैलेंस शीट में दोनों साइडों का जोड़ बराबर आता है तब हम ये संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन किए वो सारे हमारे सही। इस बैलेंस शीट से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी बैलेंस शीट का जो दोनों पक्षों का जो टोटल होता है वो हमेशा ही बराबर होता है। यहाँ पे हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ और ये जो हमें जो इक्वेशन मिला है इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन में जो एसेट जो होता है वो लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होता है। अगला हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलो ये समझने के लिए हम कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं। पहले तो ये बात हमें जान लेना चाहिए कि एक व्यवसायी जो होता है, व्यवसाय का स्वामी और बिजनेस, इन दोनों को हम अलग मानते हैं। गोपाल ने 75,000 रुपये नगद लगा के व्यवसाय शुरू किया है कैपिटल के रूप में। तो यहाँ पे व्यवसाय में जो है, बिजनेस में नगद आ रहा है 75,000 रुपये और जो भी बिजनेस में जो आएगा उसे हम प्लस कर देंगे और जो बिजनेस से जा रहा है कुछ उसे हमें माइनस करना है। जैसे यहाँ पे 75,000 रुपये कैश के रूप में आया है इसलिए हम यहाँ पे 75,000 से प्लस कर देंगे। और दूसरा, व्यवसाय की कैपिटल भी बढ़ी है 75,000 रुपये से, इसलिए हम इसे भी प्लस कर देंगे। चलो अब दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 2, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹25,000। गोपाल ने 25,000 रुपये का नगद फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर जो है बिजनेस के लिए एसेट्स होता है और जब फर्नीचर किसी भी वस्तु को हम परचेज करते हैं तो उसके बदले में यदि हम नगद परचेज कर रहे हैं तो हमें पैसे देना होगा और साथ में हमें वो वस्तु मिलेगी। तो यहाँ पे हमने कैश दिया है जिसकी वजह से हमारे एसेट्स में कैश घट रहा है, इसलिए हम 25,000 से कैश में माइनस कर देंगे। अब हमारे पास कैश के जो बचे हैं, ठीक है, 50,000 रुपये, जबकि जो हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर बिजनेस में आ गया हो इसलिए हमने फर्नीचर को ऐड कर दिया है 25,000 से। और अब पहले हमारे पास फर्नीचर कुछ नहीं था, मगर अब फर्नीचर परचेज करने से हमारे पास 25,000 के फर्नीचर हो चुके हैं। और बाकी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इसलिए हमने 0 दिखाया है। और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और इन सब का जो टोटल है 50,000, 25,000, यानी कि टोटल 75,000 हुए हैं जो एसेट साइड के हैं। और दूसरा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल का भी टोटल कितना है, 75,000। और ये जो टोटल है प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे हमेशा ही बराबर आए। ट्रांजैक्शन नंबर 3, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। गोपाल ने गुड्स परचेज किया है नगद में 10,000 रुपये का।
पहले यहाँ पे गुड्स क्या होता है। किसी भी बिजनेस के लिए गुड्स वो वस्तु होगी जो बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया है, चाहे वो कोई सी भी वस्तु हो सकती है, कपड़े हो सकती है, या फिर फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, या फिर कोई भी वस्तु जो बेचने के लिए खरीदा गया हो, ना कि बिजनेस में रखने के लिए। उस वस्तु को हम गुड्स मानेंगे। और गुड्स जो होता है बिजनेस के लिए असेट्स होता है। देखिए तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारा पहले वाला जो इक्वेशन था उसमें क्या है, 50,000 बचे हुए थे, फर्नीचर 25,000, गुड्स की वैल्यू कुछ नहीं थी, लायबिलिटी हमारे पास 0 था, और कैपिटल भी हमारे पास 75,000 रुपये थे। इस वाले जो ट्रांजेक्शन नंबर 3 है इसका क्या इफेक्ट होगा। हमने जब नगद गुड्स परचेज किया है तो कैश हमारे यहाँ से गया होगा, इसलिए कैश में से हमने 10,000 माइनस कर दिए हैं। दूसरा, हमारा फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 दिखाया है। और गुड्स जो है 10,000 से बढ़ गए हैं क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं। बाकी किसी भी ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे हम तो 40,000 हमारे पास नगद बचे हुए हैं, फर्नीचर के 25,000 बचे हैं, और गुड्स की वैल्यू 10,000 बचे हुए हैं। बाकी हमारे पास लायबिलिटी कुछ नहीं है और कैपिटल 75,000 रुपये। चलो अब देखो एक ट्रांजेक्शन और लेते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 जो है, गुड्स पर गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। 10,000 का गुड्स परचेज कर रहा है मगर उधार। देखो उधार हम किससे परचेज करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनसे हम उधार परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम उधार गुड्स बेचते हैं उसे हम डेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने उधार परचेज किया है तो जो व्यक्ति होगा उसे हम क्रेडिटर कहेंगे। अब क्रेडिटर हमने उधार परचेज किया है इसलिए हमारे लायबिलिटी बनी है, क्योंकि हमें बाद में उसे पेमेंट करना होगा, और इस लायबिलिटी को हम लायबिलिटी की तरफ क्रेडिटर के नाम से दिखाएंगे। चलो देखो इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले तो हमारा जो ओल्ड इक्वेशन था, 40,000 के कैश बचे हुए थे, 25,000 के फर्नीचर हैं और 10,000 के गुड्स थे। लायबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं था पिछले वाले इक्वेशन में, और कैपिटल हमारे पास 75,000 था। इस वाले इक्वेशन जो है ट्रांजेक्शन नंबर 4 जो है, इसमें हमने उधार परचेज किया है। उधार परचेज किया है जिसकी वजह से कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने उसे पैसे दिया ही नहीं है, ना ही तो फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ेगा। मगर गुड्स जो है उधार परचेज करे या फिर नगद परचेज करे, गुड्स तो बढ़ेंगे ही। साथ में देखो यहाँ पे क्रेडिटर भी हमारे बढ़ गए क्योंकि हमें फ्यूचर में 10,000 पेमेंट करना है, इसलिए 10,000 हम क्रेडिटर में दिखाएंगे और 10,000 में गुड्स में प्लस कर देंगे हम। और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए 0। इसका टोटल करने के बाद 40,000, 25,000, ये 20,000। अब हमारे पास क्रेडिटर 10,000 के हो गए हैं और कैपिटल 75,000 के। चलो देखो अभी यहाँ पे जो भी असेट साइड का टोटल है पूरा 85,000 हो रहा है, और लायबिलिटी साइड का भी टोटल, लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल 85,000 है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स जो इक्वल होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर। यहाँ पे 85,000 दोनों साइड का टोटल इक्वल है, जिससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो ये क्वेश्चन सही है। अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं जिससे हमें और आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम समझ सकें। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे तुम्हारे स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा। जैसे मुकेश बिजनेस शुरू करता है 80,000 रुपये से। जब बिजनेस शुरू कर रहा है 80,000 रुपये से, तो बिजनेस में एक तो कैश आएगा और दूसरा कैपिटल आएंगे। अच्छा देखो अब तुम्हें ये ऊपर हम किस किस के नाम से हेडिंग बनाएंगे और किस नाम से हेडिंग नहीं बनाएंगे, तो ये बहुत ही आसान है। बैलेंस शीट में जिस जिस आइटम को हम शो करते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में हम जिसे भी नाम से हम आइटम को शो करते हैं बस उन्हीं के लिए हम अलग से हेडिंग बनाएंगे और किसी के लिए भी हम
अलग से हेडिंग नहीं बनाएंगे। जितने भी एसेट्स हैं जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया, और इधर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और कैपिटल, ठीक है। तो इन सब के नाम से हम अलग से हेडिंग बनाएंगे और बाकी सब के लिए हम अलग से हेडिंग नहीं बनाएंगे। तो पहला जो हमारा ट्रांजेक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 ये हमारा जो है पूरा फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद ट्रांजेक्शन, उसके बाद एसेट्स में जितने भी आइटम्स होंगे उन सबको दिखाएंगे हम, जिसके लिए हम हेडिंग बना सकते हैं। और इस साइड जो हम दिखाएंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदा है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और जिन्हें हमने, ठीक है, उधार गुड्स बेचा है वो हमारे लिए डेटर होते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें कुछ पैसे लेने हैं वो हमारे लिए डेटर होंगे, और जिन्हें हमें पैसे देने हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होंगे, और हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमें उन्हें पैसे चुकाने हैं। फिर कैपिटल हो गया। अब एसेट जो होगा बराबर जो हमने पहले इक्वेशन पढ़ा है उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को करेंगे। एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मुकेश जो है बिजनेस शुरू कर रहा है 80,000 रुपये से। तो पहले यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन वो लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितने से, 80,000 रुपये से। देखो इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, जिससे हमारा कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बिजनेस में जो भी एसेट्स बढ़ रहा है, ठीक है, उसे हम प्लस कर देंगे, और जो भी लायबिलिटी यदि हमने उसका पेमेंट किया हो तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैश से, तो कैश क्या होगा, बढ़ रहा है, यानी कि बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए हम कैश 80,000 से हम प्लस करेंगे। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसलिए 0। फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है इसलिए फर्नीचर भी 0। और डेटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है इसलिए ये भी 0। इस साइड यदि लायबिलिटी की तरफ आते हैं तो क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है इसलिए 0। मगर कैपिटल जो है हमारा 80,000 रुपये से बढ़ गया है इसलिए हम 80,000 प्लस कर देंगे। देखो ये हमारा तो पहला ट्रांजेक्शन था। उसके बाद हम दूसरा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 2 जो है हमारा है परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे लिखते हैं हम गुड्स फॉर कैश ₹28,000। हमने गुड्स खरीदा है वो भी नगद 28,000 रुपये से। जब भी हम गुड्स नगद खरीदते हैं तो कैश घटेगा, इसलिए हम 28,000 से माइनस कर देंगे कैश में। स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि हमने नगद खरीदा है, नगद गुड्स खरीदा है, तो हमारा स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा 28,000 से, इसलिए हम 28,000 स्टॉक में प्लस कर देंगे। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है इसलिए 0 हो जाएगा, और डेटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसलिए ये भी 0। क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए 0, और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए ये भी 0। अब हम टोटल कर लेंगे हम इसका। ये हमारा जो होगा न्यू इक्वेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे। तीसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो ट्रांजेक्शन नंबर 3 में हमने उधार गुड्स परचेज किया है, और जब भी हम उधार गुड्स परचेज करते हैं
तो गुड्स तो बढ़ जाते हैं, मगर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए कैश में हम जीरो शो करेंगे। स्टॉक हमने उधार खरीदा है, इसलिए हमारे पास बिजनेस में गुड्स आएगा 20,000 से, इसलिए हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे। और देखो फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना ही डेटर पे इफेक्ट कोई पड़ेगा। जबकि हमारे क्रेडिटर हैं, क्योंकि हम उधार गुड्स किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से खरीदते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति से हम उधार गुड्स खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। तो इसलिए हम 20,000 को क्रेडिटर में शो करेंगे और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए जीरो। अब देखो इसका हम बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पे भी हमें एक नया इक्वेशन प्राप्त होगा, 52,000, 48,000, जीरो, जीरो, 20,000, 80,000। अब देखो ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे आते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो हमारा है, हमने फर्नीचर परचेज किया है 6,000 रुपये का। जब हम फर्नीचर परचेज किए हैं नगद, वो भी 6,000 रुपये से, तो हमारे कैश 6,000 रुपये घट गए होंगे, इसलिए हम कैश में 6,000 रुपये से हम माइनस कर देंगे। दूसरा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर हमारे बिजनेस में बढ़ जाएंगे। कितने से, 6,000 रुपये से फर्नीचर बढ़ जाएगा, इसलिए हम फर्नीचर में 6,000 ऐड कर देंगे। डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं। इसे भी हम टोटल कर लेंगे, यहाँ से भी हमें न्यू इक्वेशन प्राप्त होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो हमारा, हमने रेंट पे किए हैं 2,000 रुपये। यहाँ पर रेंट जो है, रेंट ना तो हमारे लिए असेट्स हैं ना ही लायबिलिटी है, एक तरीके से एक्सपेंसेस है। जब भी हमें एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे हम, तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो जब हमने रेंट पे किया 2,000 रुपये, तो कैश हमारे यहाँ से कम जाएगा, इसलिए हम कैश में से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे। और साथ में ही जो हमारे कैपिटल है, जो 80,000 रुपये है, ये भी हमारे कैपिटल भी क्या होगा, कम जाएगा 2,000 रुपये से, इसलिए हम कैपिटल में भी 2,000 रुपये माइनस कर देंगे। इसका भी हम टोटल कर लेंगे। देखो यहाँ से भी हमें नया इक्वेशन मिला है, इसे हमें भी न्यू इक्वेशन के नाम से लिखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में हमें कमीशन के रिसीव हो रहे हैं 500 रुपये। रिसीव कमीशंस 500। देखो यहाँ पे कमीशन भी एक हमारे लिए क्या है, इनकम है। जो भी इनकम का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एक तो कैश पे और दूसरा कैपिटल पे। देखो कमीशन क्या हमें प्राप्त हुए हैं, हमें रिसीव हुए हैं, इसलिए हमारा कैश 500 रुपये से बढ़ जाएगा और दूसरा कैपिटल भी हमारा 500 रुपये से बढ़ जाएगा, इसलिए हम कैश में 500 रुपये ऐड कर देंगे। और बाकी स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही डेटर पे कोई इफेक्ट है, ना ही क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट है। मगर कैपिटल हमारा जो है 500 रुपये से बढ़ गया है, क्योंकि हमें कमीशन के रूप में 500 रुपये रिसीव्ड हुए हैं। इसका टोटल करेंगे हम, तो न्यू इक्वेशन 44,500 -
20,000, ये 78,500 रुपये। देखो अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 7 पे आते हैं। 7वां ट्रांजेक्शन जो हमने कैश विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज के लिए, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 300 रुपीज, सॉरी 3000। ट्रांजेक्शन नंबर 7 हमारे, हमने कैश विड्रॉ किया है 3,000 रुपये, ये प्राइवेट यूज के लिए। प्राइवेट यूज जब भी हम प्राइवेट यूज के लिए जो हम विड्रॉ करते हैं वो हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। प्राइवेट यूज जब भी हम बिजनेस से कुछ पैसे निकालते हैं अपने प्राइवेट यूज के लिए तो वो हमारे लिए ड्राइंग होता है। देखो जब हमने 3,000 रुपये बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो कैश हमारा कम जाएगा 3,000 रुपये से, और साथ में कैपिटल भी हमारे 3,000 रुपये से कम जाएंगे। क्योंकि हमारे कैश और कैपिटल कम हो रहे हैं इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे 3,000 रुपये। 3,000 रुपये कैश में और 3,000 रुपये कैपिटल में माइनस करेंगे हम। बाकी ट्रांजेक्शन पे, बाकी आइटम्स पे ठीक है कोई इफेक्ट नहीं होगा इसलिए 0। फर्नीचर पे भी 0, डेटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं, और ना ही क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट होगा। इसका हम टोटल करेंगे, ये हमारा न्यू इक्वेशन होगा। अड़तालीस हजार, 6,000, 0, 20,000 रुपये। यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 75,500 रुपये। देखो अब 8वां ट्रांजेक्शन जो हमारा है, 8वें ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स सोल्ड किया है, उधार बेचा है हमने 40,000 रुपये का, जिसका कॉस्ट प्राइस था 30,000 रुपये। ट्रांजेक्शन नंबर 8 में हमने 30,000 के गुड्स को 40,000 रुपये में बेचा है। इससे हमारे जो ट्रांजेक्शन होंगे किस पे इफेक्ट पड़ रहा है किस पे नहीं पड़ रहा है ये हम देखते हैं। देखो तो यहाँ पे कॉस्ट जो हमारे जो गुड्स का जो कॉस्ट है वो 30,000 रुपये का है, वो हमने उधार बेचा है। चाहे उधार बेचें या फिर हम नगद बेचें, जब भी हम बेचते हैं तो हमारे यहाँ से गुड्स कमेगा, इसलिए हम 30,000 रुपये गुड्स में से माइनस कर देंगे हम, क्योंकि गुड्स का कॉस्ट कितने का है 30,000 रुपये। और दूसरा 30,000 को गुड्स को हमने कितने में बेचा है 40,000 रुपये में। हमें जो पैसे मिलेंगे यदि हम नगद बेचते तो हमें 40,000 रुपये कैश रिसीव होते हैं, मगर हमने नगद ना बेचकर उधार बेचा है। और उधार हम डेटर को बेचते हैं, जो भी गुड्स जो होते हैं उधार जिसे हम बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर होता है, और डेटर से हमें बाद में फ्यूचर में पैसे लेने हैं 40,000 रुपये, इसलिए डेटर हमारे 40,000 रुपये से बढ़ जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे 40,000 प्लस कर देंगे डेटर में। इस लेन देन में हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो गुड्स था वो 30,000 का था, हमने उसे 40,000 में बेच दिया है, जिससे हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया, इसलिए हम उस 10,000 रुपये को कैपिटल में प्लस कर देंगे। और बाकी जो भी आइटम्स हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम 0, 0, 0 कर देंगे। हम यहाँ का हम टोटल कर लेंगे 48,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, 20,000 रुपये, 85,500। ये हमारा न्यू इक्वेशन होगा। अब ट्रांजेक्शन नंबर 9 लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, पैड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया है 15,000 रुपये,
क्रेडिटर को हमने 15,000 रुपये दे दिए, क्योंकि क्रेडिटर को हमें पैसे देने थे। क्रेडिटर हमारे 20,000 के हैं। अब 20,000 में से हमने 15,000 का पेमेंट कर दिया, जिससे हमारे क्रेडिटर कम जाएंगे। इसलिए हम क्रेडिटर कम हो रहे हैं, इसलिए हम 15,000 रुपये माइनस कर देंगे क्रेडिटर में। और दूसरा जो इफेक्ट होगा कैश पे पड़ रहा है, कैश हमारे 15,000 रुपये से कम हो रहे हैं, क्योंकि हमने कैश का पेमेंट किया है, क्रेडिटर को पेमेंट किया है, और 15,000 रुपये यहाँ कैश में माइनस कर देंगे। और बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना तो फर्नीचर बढ़ रहे हैं, ना ही स्टॉक बढ़ रहे हैं, और ना ही डेटर बढ़ रहे हैं, और ना ही इससे हमारी कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए ये सब जीरो हो जाएंगे। हम फाइनल में टोटल प्लस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 26,500 रुपये। स्टॉक हमारे 18,000 के बचे हुए हैं, फर्नीचर हमारे 6,000 के बचे हुए हैं, और डेटर जो हमारे हैं 40,000 के हैं। क्रेडिटर की बात करें तो 5,000 रुपये के क्रेडिटर बचे हैं, और कैपिटल हमारे 85,500 है। अब देखो इन सब का जो ये हमारा फाइनल इक्वेशन यहाँ पे हम लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे जो असेट साइड का जो टोटल है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं असेट्स हैं, और इधर हमारे जो है लायबिलिटी और कैपिटल है, इन दोनों का टोटल जो होगा बराबर आएगा। यदि बराबर आता है तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। चलो देखो इसकी जांच के लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। हम ये जो बैलेंस शीट है, इधर से हम लास्ट जो फाइनल इक्वेशन बचा है, फाइनल इक्वेशन की हेल्प से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे जो 26,500 रुपये हैं, ठीक है, वो कैश के हैं, और कैश असेट्स हो, इसलिए हम यहाँ पे कैश में कैश के नाम से हम 26,500 रुपये को शो करेंगे। यहाँ पे 18,000 जो बैलेंस बचा है वो स्टॉक के हैं, 6,000 जो बैलेंस हैं वो फर्नीचर के हैं, और 40,000 जो बैलेंस है वो डेटर के हैं। ये सारे हमारे लिए एसेट्स हैं बिजनेस के लिए, इसलिए हम इन सब को एसेट्स की साइड हम शो करेंगे। स्टॉक हमारे पास जो बचा हुआ था वो 18,000 के थे, फर्नीचर जो हमारे पास 6,000 के बचे हुए थे, और डेटर 40,000 के थे। इन सब का जो टोटल हो रहा है 90,500 है। चलो अब दूसरे साइड जो हमारा है लायबिलिटी और कैपिटल, इन सब का जो टोटल है, क्रेडिटर के जो बैलेंस बचे थे 5,000, यानी कि 5,000 के हमारे पास क्रेडिटर और बाकी हैं जिनका पेमेंट करना है, और कैपिटल के जो बैलेंस है 85,500 रुपये। तो यहाँ पे हम लायबिलिटी की साइड में इन सबको दिखाएंगे, क्रेडिटर हमारे पास 5,000 के बचे हुए थे, 5,000 हम यहाँ पे दिखाएंगे, और बाकी कैपिटल 85,500 रुपये, इनका भी टोटल करेंगे हम, इनका भी टोटल 90,500 आ रहा है। ठीक है, जो हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल जितना है उतना ही हमारे एसेट्स का टोटल है, और ये जो हमेशा ही बराबर आता है। यदि इन दोनों का टोटल बराबर आए तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है।